नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, रामसार कन्वेंशन क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट रामसार साइट्स को पिछले 2-3 सालों में इंक्लूड किया गया है, भारत में कितने टोटल रामसार साइट्स हैं, और अंततः हम देखेंगे कि कौन से थ्रेट्स हैं जो वेटलैंड्स हमारे फेस कर रहे हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में भी बात होगी। सारी चीज़ों को विस्तार से हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो वेटलैंड से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप गलत कर आएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, विस्तार से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, इसको आपने ध्यान में रखना है, इसको आपने याद रखना है कि 2 फरवरी जो होती है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। सीधा कई बार ये सवाल एग्जामिनेशन में आया है और आने वाले समय में भी आएगा। ये जो दिन है ये मार्क करता है जब हमने कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अडॉप्ट किया था 2 फरवरी 1971, 2 फेब 1971 में। ध्यान रखिएगा, 1971 में हमारा युद्ध भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जिस साल भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद ही हमें अपने वेटलैंड्स की फ़िक्र सताने लगी कि हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो कहीं ख़राब ना हो जाएं, कहीं वो ख़त्म ना हो जाएं। मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, याद रखने के लिए, क्योंकि जब आप इस प्रकार से दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके याद रखते हो तो वो आपको याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए, पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना, फिर हमें अपने जो वेटलैंड्स हैं उनकी चिंता सताने लगी। उसके लिए हमने कन्वेंशन करी, मतलब सिर्फ हमने नहीं करी, पूरी दुनिया ने करी। तो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हुई, 1971 ईयर है, और दिन याद रखिएगा 2 फरवरी, क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये जो दिन मनाया जाता है ये कमेमोरेट करता है, याद करता है उस दिन को जब कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है उसको अडॉप्ट किया गया था, और ये 1971 में हुई थी। इस कन्वेंशन को कहाँ अडॉप्ट किया गया था? ईरान में, रामसार में। रामसार नाम की एक जगह है ईरान में, वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए इस कन्वेंशन को हम रामसार कन्वेंशन भी कहते हैं। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि रामसार कन्वेंशन जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को किस नाम से जाना जाता है? तो रामसार कन्वेंशन। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। 2 फरवरी 1971 को ये रामसार कन्वेंशन जो थी इसको अडॉप्ट किया गया था। रामसार नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ईरान के रामसार में इसको अडॉप्ट किया गया था, और क्योंकि 2 फरवरी को अडॉप्ट किया गया था इसलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। अब सवाल है कि वेटलैंड होते क्या हैं। देखिए, ये लैंड्स ट्रांजिशनल होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है टेरेस्ट्रियल लैंड और ये है एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी वाटर। अब ये समझाने के लिए मैंने एक पेंटिंग से बनाई है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये टेरेस्ट्रियल और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इसके बीच में ये जो ट्रांजिशनल लैंड है इसको हम कहते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड में जो वाटर टेबल होता है वो या तो सरफेस के पास होता है या फिर सरफेस के ऊपर होता है। वाटर टेबल इज़ यूजुअली एट और नियर द सरफेस, या तो सरफेस के पास होगा या फिर सरफेस के ऊपर ही होगा। ये वेटलैंड्स की खासियत होती है कि जो वाटर टेबल है वो एट और नियर द सरफेस होगा। यहाँ पर जो लैंड है ये शैलो वाटर से कवर होती है। आसान भाषा में वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पे वाटर प्राइमरी फैक्टर होता है एनवायरनमेंट के लिए, और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ है उन सारों के लिए जो प्राइमरी फैक्टर है वो क्या होगा? वाटर होगा। तो इस प्रकार के एरियाज जहाँ पे वाटर प्राइमरी फैक्टर है एनवायरनमेंट के लिए भी और उससे एसोसिएटेड प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ के लिए भी, वो होते हैं वेटलैंड्स। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो कोस्टल वेटलैंड्स, शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स, मार्शेस, स्वैम्प्स, बॉग्स, इस्चुरीज, ये सारे वेटलैंड्स के टाइप्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है कोस्टल वेटलैंड्स। कोस्टल वेटलैंड्स जो हैं ये वो एरियाज होते हैं जो लैंड और ओपन सी के बिटवीन होते हैं। माने ये एक ओपन सी है, यहाँ पे लैंड है, तो यहाँ पे इन बिटवीन जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे? वेटलैंड कहेंगे। लेकिन ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे रिवर्स का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है, जैसे कोरल रीफ्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, बीचेस हैं, शोर लाइन्स हैं। इनके बगल में रिवर तो होता है लेकिन रिवर का इनके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो वेटलैंड्स होते हैं उनको हम कोस्टल वेटलैंड्स कहते हैं। आप नाम से ही समझ सकते हो, कोस्टल का मतलब होता है कोस्ट, जो किनारे होते हैं। तो किनारों पे जो कोस्टल वेटलैंड्स होते हैं वो एरियाज जो कि
ओपन सी, ध्यान रखिएगा, ओपन सी और लैंड के बिटवीन होंगे, लेकिन उनके ऊपर रिवर्स का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल हमने देख लिया कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, बीचेस और शोर लाइन्स। मैंग्रोव स्वैम्प्स एक क्लासिक एग्जाम्पल है कोस्टल वेटलैंड्स के, जो कि आपको शेल्टर ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए कोस्टल वेटलैंड्स। अब हम बात करते हैं शैलो लेक्स और पोन्ड्स की। देखिए ये वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको परमानेंट या सेमी परमानेंट वाटर देखने को मिलता है लिटिल फ्लो के साथ, मतलब कोई बड़ा ज़्यादा फ्लो नहीं होगा वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा वाटर का फ्लो होगा, या तो वो परमानेंट वाटर वहाँ पे फ्लो कर रहा होगा या फिर बीच बीच में कभी कभी वाटर फ्लो कर रहा होगा, कई कई बार नहीं कर रहा होगा। तो ये जो एरियाज होते हैं जहाँ पे वाटर का कम फ्लो होता है, या तो परमानेंट होगा या सेमी परमानेंट होगा, उस प्रकार के जो वेटलैंड्स होते हैं उनको हम पोन्ड्स या शैलो लेक्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए वर्नल पॉन्ड्स, स्प्रिंग पूल्स, साल्ट लेक्स, वोल्केनिक क्रेटर लेक्स, ये सारे शैलो लेक्स और पॉन्ड्स के एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं मार्शेस। देखिए periodically saturated, flooded और ponded with water। पीरियोडिकली मतलब परमानेंट नहीं, कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। सैचुरेटेड मतलब जितना पानी की क्षमता है उतना आ जाता है। कई बार फ्लड भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती है वाटर की। और यहाँ पर आपको हार्बेशियस यानी जो नॉन वुडी वेजिटेशन है, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं जहाँ पे वुड्स नहीं होंगे, प्लांट्स होंगे और वेट सॉइल कंडीशंस में वो अडेप्ट हो चुके होते हैं। इस प्रकार के जो वेजिटेशन, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो आपको जिस एरिया में देखने को मिलते हैं उनको हम मार्शेस कहते हैं। यानी वो एरिया जहाँ पे आपको हार्बेशियस वेजिटेशन देखने को मिलेगी, मतलब नॉन वुडी वेजिटेशन, ऐसे प्लांट्स जो वेट सॉइल कंडीशंस के लिए अडेप्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे पीरियोडिकली आपको या तो सैचुरेटेड वाटर देखने को मिलेगा या फ्लड्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के जो एरियाज़ हैं उनको हम मार्शेस कहते हैं। मार्शेस आगे भी दो तरीके के होते हैं, टाइडल मार्शेस और नॉन टाइडल मार्शेस। फिर आता है स्वैम्प्स। स्वैम्प्स क्या होते हैं? ये प्राइमरीली सरफेस वाटर की जो इनपुट होती है उससे फेड होते हैं, यानी सरफेस वाटर यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो स्वैम्प्स होते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी ट्रीज और काफ़ी श्रब्स देखने को मिलेंगे। पिछले वाले में हमने देखा कि यहाँ पे हार्बेशियस वेजिटेशन होगी, यानी नॉन वुडी यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलेंगे मार्शेस में। लेकिन जो स्वैम्प्स हैं वहाँ पर आपको ट्रीज और श्रब्स देखने को मिलते हैं, बल्कि यहाँ पे ये डोमिनेट करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको ट्रीज और श्रब्स देखने को मिलेंगे। और सरफेस वाटर इनपुट जो है वो प्राइमरीली इनको फेड करता है। स्वैम्प्स जो हैं वो साल्ट वाटर जो फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ भी देखने को मिलते हैं और इवन फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं बॉग्स। देखिए बॉग्स जो हैं वो वाटर लॉग्ड पीट लैंड्स होती हैं जो ओल्ड लेक बेसिन्स या डिप्रेशंस होते हैं लैंडस्केप में वहाँ पे। तो जैसे मान लो कि ये एक एरिया है, इस प्रकार से ये एक एरिया है, बीच में यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार का डिप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे वाटर जो है वो वाटर लॉग हो जाएगा। वाटर लॉग का मतलब होता है पानी एक जगह इकट्ठा हो गया। जैसे आप डेंगू या मलेरिया वाली बीमारियों के बारे में पढ़ते हो ना कि ये बीमारियाँ फैलती किसकी वजह से हैं? मॉस्किटोज़ की वजह से। अब ये मॉस्किटो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? वाटर लॉग्ड एरियाज़ में, यानी जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे फिर ये ज़्यादा ब्रीड करते हैं और इस प्रकार के ज़्यादा जो मच्छर है वो वहाँ पे होते हैं और वो फिर आगे जब काटेंगे तो भी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं पर भी वाटर लॉग्ड नहीं होना चाहिए अपने आसपास में, ताकि वहाँ पे मच्छर ज़्यादा ग्रो ना करें और आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो वैसे ही बॉग्स होते हैं। बॉग्स यहाँ पे आप नाम से देखिए, यहाँ पर भी ओ आ रहा है, बो लो, बोग्स वाटर लॉग। तो ऐसे आपने याद रखना है कि जो वाटर लॉग पीटलैंड्स होते हैं ओल्ड लेक बेसिन्स में या फिर लैंडस्केप में जो डिप्रेशंस हैं इस प्रकार से, वहाँ पे वाटर लॉग हो गया तो उस प्रकार के जो वेटलैंड्स होते हैं उनको हम बोग्स कहते हैं। और वो वेटलैंड जिन्हें हम बोग्स कहेंगे उनमें जितना भी वाटर होगा वो ऑलमोस्ट रेनफॉल की वजह से आएगा, यानी जब भी बारिश होगी तो पानी एक जगह, जैसे मान लो कोई डिप्रेशन है या ओल्ड लेक बेसिन है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे बोग्स। अब हम बात करते हैं ईस्चुरीज की। देखिए वो एरियाज जहाँ पे एक रिवर सी के साथ मिलती है, ये है एक रिवर, ये है सी, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे और वाटर जो है वो चेंज होगा फ्रेश टू साल्ट, उस प्रकार की ये जो जगहें बनती हैं इनको हम कहते हैं ईस्चुरीज। यहाँ पे काफ़ी रिच मिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। ईस्चुरीज इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती हैं। तो बड़ी आसान चीज़ है ईस्चुरीज, ईस्चुरीज, ईस्चुरीज। एस से याद रखना है आपने सी और आर आई से आपने याद रखना है रिवर। ईस्चुरीज सी रिवर, जहाँ पर सी का वाटर और रिवर का वाटर मिलेगा वो क्या बनाएंगी? ईस्चुरीज बनाएंगी। और यहाँ पे फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में वाटर चेंज होता है और यहाँ पे काफ़ी रिच मिक्स आपको देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी का। ईस्चुरीज जो आपके पास वेटलैंड्स है, यहाँ पे आपके पास डेल्टास,
टाइडल मड फ्लैट्स और साल्ट मार्शेज, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में वेटलैंड्स का क्या स्टेटस है। देखिए, हमारे भारत का टोटल 4.6% लैंड जो है वहाँ पर आपको वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे, जो टोटल 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स का बनता है। फरवरी 2022 तक हमारे भारत में टोटल 49 रामसार साइट्स हैं, जो कि टोटल 10,93,636 हेक्टेयर्स का जो एरिया है उसको कवर करती हैं। ये आपने फैक्ट्स याद रखने हैं, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। भारत का कितना प्रतिशत एरिया वेटलैंड है? 4.6% जो लैंड है हमारी वो वेटलैंड है, जो टोटल कितना बनता है? 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स बनता है। भारत में कितने रामसार साइट्स हैं? 49। टोटल एरिया कितना बनता है? 10,93,636 हेक्टेयर का टोटल एरिया बनता है। अब पूरी दुनिया की बात की जाए तो 2400 रामसार साइट्स पूरे दुनिया में हैं, जो कि टोटल 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया बनता है। जिन भी वेटलैंड्स को रामसार साइट डिक्लेयर किया जाता है उनको इस कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन के तहत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंडर प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो भारत में भी जो 49 हमारे रामसार वेटलैंड्स हैं उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम लेटेस्ट एडिशंस की बात करें हमारे भारत में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो 2022 में खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, इसको रामसार साइट में डाला गया। बाघेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश। 2021 की बात करें तो हैदरपुर वेटलैंड इन उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम हरियाणा, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झाझर हरियाणा, ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर अहमदाबाद गुजरात, वाधवाना वेटलैंड वडोदरा गुजरात। 2020 की बात करें तो सोकार वेटलैंड कम्प्लेक्स लोनार लेक महाराष्ट्र, सूर सरोवर या कीथम लेक आगरा उत्तर प्रदेश, और 2020 में ही कन्वर लेक और कबल ताल बिहार का। फिर सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट सुंदरबन वेटलैंड जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स हैं हमारी रामसार साइट्स की लिस्ट में। 2022, 21 और 20 के जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए, आपने इनको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस ही क्या है, हम क्यों वेटलैंड्स को प्रिजर्व करें, क्यों प्रोटेक्ट करें। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए हमारे लिए। तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। देखिए, वेटलैंड्स जो हैं ये काफ़ी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है, हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माना जाता है, और पूरी दुनिया का जितना भी फ़िश हार्वेस्ट होता है उसका 2/3, 2/3 जो फ़िश हार्वेस्ट है वो वेटलैंड से होता है। वेटलैंड्स के शैलो वाटर और हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों चीज़ें वेटलैंड्स को आइडियल बनाती हैं अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के लिए, और यही बेस बनता है फूड वेब का, और जिन्हें आगे बहुत सी फिशेस, एम्फीबियंस, शेलफिश और इंसेक्ट फीड करते हैं, यानी उनको खाते हैं। वेटलैंड्स के माइक्रोब्स, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वाटर, नाइट्रोजन और सल्फ़र जैसे ग्लोबल साइकिल्स के लिए। तो जो वेटलैंड के माइक्रोब, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फ़र साइकिल के लिए। वेटलैंड्स अपनी प्लांट कम्युनिटी और सॉइल के विद इन, मतलब उनके बीच में ही कार्बन को स्टोर करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी नहीं होगा। वेटलैंड जो हैं वो नेचुरल बैरियर्स की तरह काम करते हैं, जो कि सरफेस वाटर हो, रेन है, स्नो मेल्ट है, ग्राउंड वाटर या फ्लड वाटर जो होता है उसको ट्रैप कर लेता है धीरे धीरे अपने अंदर, जिसकी वजह से वाटर का ज़्यादा लॉस या फिर जो सॉइल इरोजन है वो भी नहीं होता है। इवन वेटलैंड की जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे वहाँ पे होंगे, वो भी वाटर फ्लड की जो स्पीड है उसको स्लो कर देते हैं, जिससे सॉइल इरोजन रिड्यूस होती है और जो फ्लड हाइट्स हैं उसको भी लोअर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी लिविंग के लिए डिपेंडेंट है वेटलैंड्स के ऊपर। पूरी दुनिया की 40% जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं वो वेटलैंड्स में रहती हैं और वहीं पे ब्रीड करती हैं। वेटलैंड्स काफ़ी वाइटल सोर्स होते हैं फूड के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, मेडिसिन के लिए, जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए, और उसके साथ साथ हाइड्रो पावर के लिए, चारों के लिए काफ़ी वाइटल सोर्स माना जाता है वेटलैंड्स को। वेटलैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, टूरिज़्म के लिए, और इवन कल्चरल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए भी। ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को, जिसकी वजह से काफ़ी वाइड वैरायटी जो है लाइफ की उसको कंटेन करते हैं। और ये कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को भी सपोर्ट करते हैं जो आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेंगे, सिर्फ चुनिंदा वेटलैंड्स में देखने को मिलेंगे। काफ़ी ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है, उसके माध्यम से हम टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वहाँ के अबोरिजिनल पीपल्स के लिए। वेटलैंड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। फॉर एग्जांपल जो फिशेस की नर्सरीज होती है वो वेटलैंड्स में अच्छे से ग्रो करती है, और उसके माध्यम से पूरी की पूरी जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो चलती है। अब हम बात करते हैं वेटलैंड्स को
क्या थ्रेट है, क्यों हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो उसका मतलब है कि उसे थ्रेट है, तभी तो हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वेटलैंड्स को क्या क्या थ्रेट है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे सीधा मेंस में सवाल आ सकता है। सारी चीज़ों को विस्तार से देखिएगा और अभी तक जो मैंने बताया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको आंसर दे दूंगा। चलिए बात करते हैं वेटलैंड्स को थ्रेट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अर्बनाइजेशन। देखिए जो वेटलैंड्स हैं अर्बन सेंटर्स के बगल में, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या जो कमर्शियल फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। वेटलैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है पब्लिक वाटर सप्लाई को प्रिजर्व करने के लिए, इसलिए अर्बनाइजेशन जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, ताकि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रेजिडेंस है, जो कमर्शलाइजेशन वो भी की जा सके, लेकिन वेटलैंड्स भी साथ साथ में प्रिजर्व रहें। दूसरा आता है एग्रीकल्चर। देखिए वास्ट स्ट्रेच जो होता है वेटलैंड का, उसको आज के समय पैडी फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाए जा रहे हैं, कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, ताकि इरिगेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। इसकी वजह से वेटलैंड्स की जो हाइड्रोलॉजी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और वेटलैंड्स के लिए वाटर प्राइमरी फैक्टर है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वेटलैंड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वाटर ही है। तो इरिगेशन के लिए रिजर्वायर्स, कैनाल्स जो बनाए जाते हैं, तो उनके आसपास के जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पे हाइड्रोलॉजी यानी जो वाटर टेबल है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे पॉल्यूशन का थ्रेट नहीं है, और वेटलैंड्स भी उनसे अलग नहीं है। वेटलैंड्स को नेचुरल वाटर फिल्टर्स माना जाता है। हालांकि जब आपके फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, मान लीजिए कि आपने एग्रीकल्चर के लिए अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, अब जब बारिश होगी तो बारिश के पानी की वजह से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो उस बहते पानी के साथ वेटलैंड्स में चले जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मैरीन लाइफ है या फिर जो बाकी एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज़ हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। अब पिछले काफ़ी समय से ये कंसर्न काफ़ी बढ़ गया है कि वेटलैंड्स में जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वेटलैंड्स की, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें झेलने पड़ रही हैं। फिर आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे फ्लैश फ्लड्स हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गए, एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो हैं वो अपना रास्ता बदल रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर किया है अलग वीडियोज़ में। सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी या फिर ज्योग्राफी, वहाँ पर भी आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, एक बार ज़रूर देखिएगा। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेसिपिटेशन में यानी बारिश में शिफ्ट हमें देखने को मिल रही हैं। कहीं पे बारिश ही नहीं हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है। स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, सी लेवल काफ़ी राइज़ हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये वेटलैंड्स को काफ़ी प्रभावित करती हैं। फिर आता है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग क्या होता है कि वेटलैंड या रिवर बेड के ऊपर जो मटेरियल है उसका रिमूवल हो जाना, उसको हम ड्रेजिंग कहते हैं। अब स्ट्रीम्स की जब ड्रेजिंग होने लगती है तो उसके आसपास जो वाटर टेबल होता है वो कम होने लग पड़ता है, और जो उसके आसपास के वेटलैंड्स होते हैं वो धीरे धीरे ड्राई होने लग पड़ते हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ड्रेजिंग का, तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है वेटलैंड्स को। फिर आता है ड्रेनिंग। अब देखिए वाटर जो है वो वेटलैंड से ड्रेन होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं। फिर जो वेटलैंड का वाटर है उसको, जैसे मैंने कहा, इरिगेशन वगैरह के लिए कहीं और पहुँचाया जा रहा है, तो इससे वाटर की ड्रेनिंग हो रही है, और वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे वेटलैंड्स के लिए। इससे भी सेम ही चीज़ होती है, वाटर टेबल जो है वो लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेटलैंड है वो ड्राई हो जाएगा। इसके साथ आता है इंट्रोड्यूस स्पीसीज़। अब कई बार क्या होता है, कई फॉरेन स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनको हम एक्जॉटिक स्पीसीज़ भी बोलते हैं। उनके वजह से क्या होता है कि एक वेटलैंड के जो नेचुरली वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे साल्विनिया और वाटर हायसिंथ। ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्जॉटिक हैं, बाहर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा यही चूस जाते हैं। तो बाकी बेचारों को न्यूट्रिशन मिलती ही नहीं है, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये जो फॉरेन स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करना है ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है वेटलैंड्स के लिए, क्योंकि हमारे अपने वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो बेचारे फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन है वो
ये जो इंट्रोड्यूस की जाती हैं स्पीसीज़, जिनको हम एक्जॉटिक स्पीसीज़ बोलेंगे, बाहर की स्पीसीज़, यही चूज जाती हैं। यहाँ पे देखिए वाटर हायसिंथ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका जिक्र हमारी एनसीईआरटी की किताबों में भी है। तो वाटर हायसिंथ जो है ये एक एक्जॉटिक प्लांट है, ये आपने ध्यान रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है एक्जॉटिक प्लांट्स की, ये वाटरवेज को क्लॉग कर देते हैं, मतलब उनको रोक देते हैं, उनका जो पानी है उसके पानी के बहाव को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं। 1-2 आप लगाओगे, कुछ टाइम के बाद ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से वाटरवेज क्लॉग हो सकते हैं, न्यूट्रिशन ये पूरी चूस सकते हैं। जो हमारे प्लांट स्पीसीज हैं उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी, वो मर जाएंगे, और जो वाटर फ्लो है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जो नेटिव वेजिटेशन होती है, हमारे अपने जो पेड़ पौधे हैं, उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे वो इनके साथ न्यूट्रिशन के लिए कम्पीट करते हैं। अगला जो थ्रेट है वो है सैलिनाइजेशन। देखिए ग्राउंड वाटर को जब बहुत ज़्यादा ओवर विड्रॉल कर लिया जाता है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना करो, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको सैलिनाइजेशन कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब इन सारे थ्रेट्स को रोकने के लिए क्या हमने कुछ एफर्ट्स किए हैं या बेले बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है, हमने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। रामसार कन्वेंशन की बात तो हमने करी ही, जो 1975 में फोर्स में आई थी। इसका एम है कि जो वेटलैंड्स हैं उनका वाइसली यूज़ किया जाए, उनकी कंजर्वेशन की जाए। कैसे की जाए, इसकी कंजर्वेशन के लिए लोकल प्लान बने, नेशनल एक्शंस हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, ताकि जो वेटलैंड्स है पूरी दुनिया के उनको प्रिजर्व किया जाए। ये कंट्रीब्यूशन है ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पूरी की पूरी दुनिया में उसको अचीव किया जा सके। रामसार कन्वेंशन के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स आते हैं। सबसे पहला आता है वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन से 3 पिलर्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहला पिलर कौन सा आ गया, वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का वाइसली यूज़ किया जाए, उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जाए। दूसरा कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इनको हम डेजिग्नेट करें। जैसे हम कह रहे हैं ना रामसार साइट्स, तो कुछ साइट्स हैं जिनको हम डेजिग्नेट करें कि ये जो वेटलैंड्स हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको हम रामसार लिस्ट में डालें, और फिर इंश्योर करें कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी इफेक्टिवली की जा सके। तो पहला आ गया वाइस यूज, दूसरा आ गया वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इन्हें डेजिग्नेट करना। तीसरा आता है कोऑपरेट इंटरनेशनली। पूरी दुनिया में सारे देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। कोई एक देश अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने प्लान्स और अपने स्ट्रेटजीज दूसरों को भी बताएं, ताकि सारे देश मिलजुल के काम करें और जो वेटलैंड्स हैं उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कोऑपरेशन जो है वो तीसरा इसका पिलर आता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं रामसार कन्वेंशन के, वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, दूसरा डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और तीसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। इसे भी रामसार लिस्ट के पार्ट पे ही मेंटेन किया जाता है। ये बेसिकली रजिस्टर करता है वेटलैंड साइट्स को, जो भी पूरी लिस्ट है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, जहाँ पर भी इकोलॉजिकल करैक्टर में चेंजेस आता है किसी भी कारण से, तो उन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये रजिस्टर करता है। भारत के 2 वेटलैंड्स हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, आपने ध्यान रखने हैं। एक आता है क्यूलाडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, दूसरा आता है लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है। एक और था चिलिका लेक ओडिशा का, पहले इसको भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि वेटलैंड्स के रेगुलेशन के लिए भारत में क्या क्या है। भारत में वेटलैंड्स को वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के तहत रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहले 2010 का जो वर्जन था, मतलब सबसे पहले जो रूल्स 2010 में बने थे, उन्हीं के तहत सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती थी। लेकिन फिर 2017 में नए रूल्स बने हैं, और यहाँ जो सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसको स्टेट लेवल बॉडीज से रिप्लेस कर दिया गया है, और एक नेशनल वेटलैंड कमेटी बनी जो कि एडवाइजरी रोल की तरह फंक्शन करेगी। अब हमारे 2017 में जो नई रेगुलेशंस आई उसमें जो वेटलैंड्स की डेफिनेशन है उसमें कुछ चीज़ों को रिमूव किया गया है, जैसे बैक वाटर्स, लगून्स, क्रीक्स और इश्चुरीज, इन्हें रिमूव कर दिया गया है वेटलैंड्स की डेफिनेशन से। 2017 के जो रेगुलेशंस हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी स्टेट्स करेंगी, सेंटर नहीं करेगा। पूरी की पूरी जो पावर है वो स्टेट्स के हाथ में दे दी है। तो अब ये नए रूल्स आए हैं 2017 में। तो ये थे दोस्तों वेटलैंड्स, हमने देखा वेटलैंड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, रामसार कन्वेंशन क्या है, रामसार की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडिया में साइट्स हैं जिनको 2023 में, 22 में और 21 में इंक्लूड किया गया है। टोटल कितनी साइट्स हैं वो भी मैंने बता दिया। स्टेटस क्या है वेटलैंड्स का इंडिया में वो भी हमने देख लिया। हमने वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस देखी और वेटलैंड्स के लिए क्या थ्रेट है वो भी हमने सारी चीज़ें विस्तार से देख ली। अंत में हमने देखा कि भारत में वेटलैंड्स को कैसे
कैसे रेगुलेट किया जाता है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे और मेरा हार्डवर्क आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक बार समय निकाल के हमारी बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। मेरी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, तो इसलिए पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। बाकी करंट अफेयर की वीडियोज़ को भी जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।